मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है। गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 40 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई है, जबकि गेहूं की एमएसपी बढ़कर 2015 रुपए हो गई है। इसके अलावा ज्वार पर 35 रुपए, चने पर 130 और सरसों पर 400 रुपए की भी एमएसपी बढ़ाई गई है। कैबिनेट बैठक में टेक्सटाइल के लिए पीएलआई को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने कहा है कि 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए का पैकेज देगी सरकार। अनुराग ठाकुर ने कहा कि करीब 7.5 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। 10 अलग अलग उत्पादों को मिलेगा पैकेज और पैकेज से बुनकरों को सीधा फायदा होगा। उस पूरे इकोसिस्टम में मैनमेड फाइबर्स के फैब्रिक में, उसके गारमेंट्स में भी अपना योगदान दे पाए, उसके लिए विशेषकर ये पीएलआई स्कीम मंजूरी की गई है। कितना रोजगार निर्माण करेंगे इस स्कीम के तहत, उस बिंदु को भी विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अयोध्या में दिवाली मना सकते हैं। खबर है कि पीएम मोदी 3 नवंबर को अयोध्या जाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि पीएम अयोध्या में दीपावली समारोह का उद्घाटन करेंगे। खबर यह भी आ रही है कि इस दौरान अयोध्या में करीब 7.5 लाख दीप जलाने का लक्ष्य होगा। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि राज्यपाल रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा भेज दिया है। विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। यूपी, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के लिए नए प्रभारियों की घोषणा की गई है। बीजेपी आलाकमान ने यूपी की कमान धर्मेंद्र प्रधान को दी है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, तो गोवा की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मणिपुर का प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हुए बम हमले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अर्जुन सिंह के घर कल पेट्रोल बम से हमला किया गया था। हालांकि बम धमाके से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अर्जुन सिंह ने हमले का आरोप टीएमसी और ममता सरकार पर लगाया है। उपचुनाव को देखते हुए कल ही अर्जुन सिंह को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का इंचार्ज बनाया गया था। उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी ने कमर कस ली है। ममता बनर्जी आज भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शुरू करेंगी चुनाव प्रचार अभियान। और सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। बंगाल की 3 सीटों भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज पर 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। भवानीपुर सीट पर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के खिलाफ किसी को खड़ा नहीं करेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि संसदीय समिति जल्द ही भवानीपुर सीट के लिए पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करेगी। भोपाल में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली है। यात्रा में पीसी शर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। काले कपड़े पहनकर विरोध करने में बड़ी संख्या वहां पर दिखाई दी और शामिल हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता। साथ ही पोस्टर बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पटना में तेजस्वी यादव का दिखा एक अलग ही अंदाज। नेता विपक्ष तेजस्वी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले और मॉर्निंग वॉक के दौरान तेजस्वी यादव ने रुक रुक कर लोगों से बातचीत की। तेजस्वी ने कई लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके निवारण का वादा भी किया है। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक की और मायावती ने जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की। बैठक में 150 नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। संभावित प्रत्याशियों पर भी बैठक में चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से 9 अक्टूबर को बीएसपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। यूपी विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी चुनाव 2022 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी। भारतीय वायुसेना ने पहली बार भारत पाक बॉर्डर के पास हाईवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की है। पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के जालौर में वायुसेना ने सुखोई 30, मिग और जगुआर की हाईवे पर लैंडिंग की। जिस हवाई पट्टी पर लैंडिंग की गई है वो हाईवे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है और हवाई पट्टी इसलिए बनाई गई है ताकि युद्ध और आपात स्थिति में फाइटर प्लेन को हाईवे पर उतारा जा सके और इस हाईवे से वायुसेना बड़े ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकती है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले आज लैंडिंग ट्रायल हुआ है। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों को मिलेगा प्रवेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब महिलाओं को एनडीए में जाने की इजाजत मिलेगी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी और सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते के अंदर एक प्लान पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है।
हरियाणा सरकार ने करनाल में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर रोक लगा दी है। आज मिडनाइट तक ये बढ़ाई गई है रोक और सरकार ने शांति और कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी एमएसएस सेवा और डोंगल सेवाओं पर रोक लगाई है। मध्यरात्रि तक ये बढ़ाई गई है। बता दें कि कल से किसानों ने मिनी सचिवालय का घेराव किया हुआ है। एंटीलिया केस को लेकर एनआईए की चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। एनआईए का दावा है कि मुंबई के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वझे ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी मिली एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन को मारने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीश शर्मा को बड़ी मात्रा में कैश दिया था और साथ ही एनआईए के मुताबिक वझे ने खुद को सुपर कॉप साबित करने के लिए एंटीलिया बम मामले की साजिश रची थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंकित गुर्जर की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। दरअसल अंकित की तिहाड़ जेल में पिटाई के दौरान मौत हो गई थी। बता दें कि अंकित के परिवार का आरोप यह है कि प्रोटेक्शन मनी नहीं देने के कारण जेल अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। ईडी निदेशक संजय कुमार का सेवा विस्तार रहेगा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय कुमार को केंद्र के जरिए सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसे अब और नहीं बढ़ाया जाएगा। संजय कुमार मई 2021 में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उनका कार्यकाल नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। बिहार के दिग्गज कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की लंबी बीमारी के बाद पटना में उनका निधन हो गया। सदानंद सिंह के निधन के बाद राजनीतिक हलके में शोक की लहर देखने को मिली है। सदानंद सिंह 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। भागलपुर के कहलगांव में 9 बार विधायक रहे। सदानंद सिंह और बीमारी के चलते पिछले 2 महीने से पटना के एक अस्पताल में भर्ती थे। दिल्ली में दम घोंटू प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार विंटर एक्शन प्लान की बात कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों पर भी प्रदूषण से निपटने के लिए कोई तैयारी न होने का आरोप भी लगा रही है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में पराली एक बड़ी समस्या है, जिसे लेकर केंद्र को दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से जल्द बात करके समाधान निकालना चाहिए। मौसम की सटीक जानकारी के लिए जम्मू में लगाया गया एक्स बैंड डॉपलर रडार सिस्टम और सिस्टम के जरिए 3 घंटे पहले बारिश, आंधी, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं का पता लग सकेगा। स्वदेश निर्मित इस जीपीएस आधारित स्पाइलेट सैंड उपकरण से मौसम के आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी। यूपी में पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों का रिटायरमेंट अनिवार्य है। भ्रष्ट, दागी और अनुशासन तोड़ने वाले पुलिसकर्मी भी निशाने पर होंगे और सभी जिलों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छुटनी के निर्देश। 30 नवंबर तक प्रक्रिया पूरा करने का आदेश है। योगी सरकार में अब तक 3 आईपीएस समेत 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी जबरन रिटायर किए जा चुके हैं। और दिल्ली में हुए इस बार भी सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का त्योहार। तीसरी लहर को देखते हुए डीडीएमए ने ये रोक लगाई है। सार्वजनिक जगहों पर पंडाल लगाने और मूर्तियां रखने पर पाबंदी है। सिर्फ घरों में आप गणेश चतुर्थी मना सकते हैं। गणेश उत्सव को लेकर बीएमसी की नई गाइडलाइन जारी हो गई हैं। शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने की छूट दी गई है और नई गाइडलाइन के तहत बीएमसी ने गणपति की मूर्ति को पंडालों में लाने के लिए 10 लोगों को तो घरों में मूर्ति लाने के लिए 5 लोगों को परमिशन दी है। दोनों डोज ले चुके लोग ही पंडालों में प्रवेश कर चुके होंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के चलते नागपुर में दुकानों के खुलने का समय घटाया गया है। रेस्टोरेंट शाम 8 बजे और दुकानें शाम 4 बजे तक बंद करने का आदेश जारी हुआ है। बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग नहीं कर रहे नियमों का पालन। कल ही महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ चुकी है। और कोरोना मुक्त होने की राह पर बिहार। पटना में नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। कई जिलों में सिर्फ एक केस है। बिहार में प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या 10 के अंदर सिमटी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पूरे बिहार में सिर्फ 54 एक्टिव केस हैं। गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच महीनों बंद रहने के बाद फेरी सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। नौकाओं का समय और किराया पहले जैसे ही रहेगा। बढ़ते संक्रमण की वजह से नौका जो सेवाएं हैं वो बंद हो गई थी और कोरोना संक्रमण के घटने के बाद लोगों के लिए नौका सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। 24 घंटे में 37,875 मरीज आए। पिछले 24 घंटे में 369 लोगों की मौत हो गई है। लगातार तीसरा दिन है जब देश में 40,000 से कम मरीज आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले एक दिन में 39,114 लोग ठीक भी हुए हैं। कश्मीर के बड़गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति के घर छापा मारकर मां दुर्गा की 1200 साल पुरानी मूर्ति बरामद की है और ये व्यक्ति इस मूर्ति को चोरी छिपे बेचने की फिराक में था। ये मूर्ति झेलम नदी की सफाई के दौरान मिली थी और मां दुर्गा की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। पुलिस ने मूर्ति को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद एक्शन में एनएसए अजीत डोभाल और सीआईए चीफ के बाद अजीत डोभाल ने रूसी एनएसए निकोलाई से मीटिंग की। अफगानिस्तान में बदलते हालात को लेकर रूसी एनएसए के साथ बैठक अहम मानी गई। अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा करना में रूस की भूमिका है।
अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान इस्लामिक उसूलों के आधार पर अच्छी तरह से सरकार चलाएगा। फारूक बोले हैं कि उम्मीद है कि तालिबानी हर किसी के साथ इंसाफ करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में आतंकियों की भरमार है। यूएन की आतंकी लिस्ट में शामिल हसन अखुंदजोगा प्रधानमंत्री मोस्ट वांटेड हक्कानी को बनाया गया गृहमंत्री। आज से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार कमान संभालेगी। ईरान की तर्ज पर किया गया तालिबान सरकार का गठन। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे को लेकर एनआरएफ प्रवक्ता अली नाजमी का बयान आया है। अहमद मसूद कहीं नहीं गए, अफगानिस्तान में ही हैं। तालिबान का पंजशीर पर कब्जे का दावा गलत है। एनआरएफ के मुताबिक पंजशीर की सिर्फ मुख्य सड़कें तालिबान के पास हैं। और प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन पर पत्थर फेंका गया है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से फेंके गए कई पत्थर प्रधानमंत्री को भी लगे हैं। कनाडा में पीएम जस्टिन ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया था, जिस वजह से कनाडा की जनता ने अपना गुस्सा चुनाव प्रचार के दौरान निकाला है। इंडोनेशिया की जेल में आग से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आने से 41 ड्रग्स कैदियों की मौत हो गई है। वहीं 38 कैदी आग में झुलस गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। संदेह है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से जेल में आग लगी, जिससे कि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शिल्पा शेट्टी के घर आए बप्पा। शिल्पा हर साल सभी त्योहार काफी धूमधाम से मनाती हैं। ठीक वैसे ही इस साल भी शिल्पा गणेश उत्सव के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं। शिल्पा जब बप्पा को लेने पहुंची तो फैंस और फोटोग्राफर्स की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ की वजह से शिल्पा काफी परेशान हो गई। एक्टर रणवीर सिंह का नया हेयर स्टाइल बना चर्चा का विषय। हाल ही में रणवीर सिंह को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। ब्लू कलर के सूट में एक्टर ने 2 पोनीटेल बनाई हुई थी। एक्टर की 2 पोनीटेल काफी अलग किस्म की थी। अपने फैशन को लेकर रणवीर सिंह अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे ही रणवीर सिंह कई बार अजब गजब फैशन में दिखाई देते हैं।